नीतीश कुमार जी अगली विपक्षी एकता में बैठने से इनकार कर दिए हैं। ये कहां तक कांग्रेस के जहन में है? क्या ये बात सच है या फिर एक हवा चल रही है सोशल नहीं, मीडिया ये देखिए और नेशनल मीडिया में? ये सब देखिए भ्रम फैलाने के लिए, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो हमारा है वो हर दिन एक मजबूत आयाम की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम मजबूत होते जा रहे हैं। तो इससे घबरा करके तरह तरह के भ्रम फैलाने के लिए ये बातें फैलाई जा रही हैं ताकि लोगों के बीच में भ्रम आए और हमारे बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और वो सफल होंगे भी नहीं। तो ये इस चीज पे नोटिस लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विपक्ष में एक बहुत बड़ी सवाल है जी। कि जिस तरह से आज एक अम्ब्रेला के अंदर 15 से ज्यादा पार्टियां हैं और हर एक पार्टी की अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। तो 2024 में जब सीट महज 40 है, अब पार्टी 4 से 5 दिख रही है, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन में तो कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है ना, जिसके कारण ही सुनने में आया कि रिजल्ट जो महागठबंधन का जो बैठक था पटना में, तो उसमें कोई रिजल्ट बाहर नहीं निकल के आया। तो इस वीक का एक चीज और कहना था, कल का बयान आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो शादी किया हुआ होगा, उसी का होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, राहुल गांधी अभी तक शादी नहीं किए हैं, तो लालू जी के जहन में कोई और तो नहीं है प्रधानमंत्री का दावेदार? नहीं, ये उन्होंने इस कंटेक्स्ट में कहा कि देश का जो प्रधानमंत्री आज है, माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, वो उनका परिवार मतलब उनकी पत्नी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक गृहस्थ आदमी होता है, वो एक घर का जो इश्यूज होता है, प्रॉब्लम होता है, वो स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से अभी कोर्ट का जजमेंट आया है और उस पर बीजेपी का जो टिप्पणी है, खास करके आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह से कहा कि राहुल गांधी का जो एक हैबिचुअल नेचर हो गया है, आदमी के मान्यता को, मान हानि को हमेशा ठेस पहुंचाना, इस पर क्या कहना है बिहार कांग्रेस से? नहीं, अभी तो न्यायिक प्रक्रिया के बीच में ही हम लोग हैं। तो इसमें रविशंकर जी का ऐसा बयान एक बहुत ही बचपना वाला बयान है। तो जब हम, क्योंकि हमें आज जो हुआ है वो हाई कोर्ट से हुआ है और भी उच्चतम न्यायालय में जाना अभी बचा हुआ है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय से जो ये गलत साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करके जो जिस तरह से केस को बनाया गया और राहुल जी पर जो डिसीजन आया, हमें पूर्ण विश्वास है कि उसमें न्यायपालिका से हमें राहुल जी को न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि हमें आज भारत की ईमानदार न्यायपालिका पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और उस बीच में इस तरह का बयान रविशंकर जी के आना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बचपना है। मेरा तो ये सलाह उनसे है कि वो ज़्यादा अपने जो उनका लोकसभा क्षेत्र है उस पर ध्यान दें, जो कि वो यहाँ कभी दिखते नहीं हैं। काफ़ी पोस्टर भी यहाँ लग चुके हैं कि यहाँ का सांसद गायब है। तो मेरा आपके माध्यम से उन्हें ये सलाह है कि वो थोड़ा यहाँ रहें और पटना साहिब के जो लोकसभा के जो मेंबर हैं यहाँ से पटना का विकास करें, वो उस पर ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरह से जिस दिन राहुल गांधी का रैली था और कई जगह बिहार में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर स्लोगन लगाया गया जी कि ठग गठबंधन, कुछ है इस टाइप से, तो इस पर बिहार कांग्रेस का क्या है, मतलब अभी तक क्या लीगली एक्शन लिया गया? हाँ, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो 23 जून को विपक्षी एकता के लिए जो बैठक हुई थी बिहार में, और जिसमें पूरे देश का विपक्ष एक अम्ब्रेला के नीचे आया, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर लगाया ठग्स ऑफ इंडिया, और उसमें महागठबंधन के सम्मानित नेताओं का फोटो दे दिया, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, स्टालिन जी, ममता बनर्जी जी और जितने भी लोग आए थे, सभी का उसमें तस्वीर था। और ये काफ़ी मतलब इस तरह का चीज़ एक जिम्मेवार पार्टी की तरफ से आना, ये बहुत आश्चर्यजनक और दुखी करने वाला चीज़ था। तो और इसको हमने बड़ी गंभीरता से लिया और इसके लिए हमने बिहार प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लीगल नोटिस हमने दिया है। और उसमें समय है कि अगर वो पब्लिक अपॉलॉजी नहीं देंगे 21 दिनों के अंदर, तो डिफेमेशन सूट उन पे फाइल करेगी बिहार कांग्रेस। अच्छा, जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता के लिए काफी वर्क किया, अभी हाल ही में 2-3 दिनों में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया है और कई न्यूज चैनल ने इसे दिखाया भी है कि नीतीश कुमार जी अगली विपक्षी एकता में बैठने से इनकार कर दिए हैं। ये कहां तक कांग्रेस के जहन में है? क्या ये बात सच है
या फिर एक हवा चल रही है नहीं सोशल नहीं नहीं, ये मीडिया देखिए और नेशनल मीडिया में? ये सब देखिए भ्रम फैलाने के लिए, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो हमारा है वो हर दिन एक मजबूत आयाम की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम मजबूत होते जा रहे हैं। तो इससे घबरा करके तरह तरह के भ्रम फैलाने के लिए ये बातें फैलाई जा रही हैं, ताकि लोगों के बीच में भ्रम आए और हमारे बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और वो सफल होंगे भी नहीं। तो ये इस चीज़ पे नोटिस लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विपक्ष में एक बहुत बड़ी सवाल है जी। कि जिस तरह से आज एक अम्ब्रेला के अंदर 15 से ज्यादा पार्टियां हैं और हर एक पार्टी की अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, तो 2024 में जब सीट महज 40 है, अब पार्टी 4 से 5 दिख रही है, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन में तो कहीं ना कहीं पेंच फंस रहा है ना, जिसके कारण ही सुनने में आया कि रिजल्ट जो महागठबंधन का जो बैठक था पटना में, तो उसमें कोई रिजल्ट बाहर नहीं निकल के आया। तो इसमें बताइए क्या कहना है? नहीं 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 नहीं, ये जो भी बातें छन के आ रही हैं वो आपके पास जो आई हैं, चाहे मीडिया में बात है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये पहली जो बैठक थी, इस पे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जब गठबंधन बनता है तो सभी का अपने, सभी पार्टियों का, सभी दलों का अपना अपना रिजर्वेशन होता है। तो उन सब चीज़ों पे बात हुई है, प्रिलिमिनरी बात हुई है। अभी जब सेकंड राउंड की जब बात होगी तो उस पर सीट शेयरिंग की बात होगी। लालू जी का ये बयान आपने देखा, कल उनका बयान आया था। तो हमारा भी कहना है कि जिसका भी जो हक जैसा बनता है वो उनको मिलना चाहिए, और जिसका भी जो इश्यूज होगा स्टेट वाइज जो भी इश्यूज आएंगे, जो डिफरेंसेस आएंगे, उसको रिजॉल्व करते हुए एक अच्छी सीट शेयरिंग पे हम लोग आएंगे। और बाकी जो आप सुन रहे हैं वो बनी बनाई बातें भारतीय जनता पार्टी की रहती है, ताकि उनका प्रयास है किसी तरह से हम कमजोर हों। लेकिन लालू जी का एक चीज और कहना था, कल का बयान आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो शादी किया हुआ होगा, उसी का होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, राहुल गांधी अभी तक शादी नहीं किए हैं, तो लालू जी के जहन में कोई और तो नहीं है प्रधानमंत्री का दावेदार? नहीं, ये उन्होंने इस कंटेक्स्ट में कहा कि देश का जो प्रधानमंत्री आज है, माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, वो उनका परिवार, मतलब उनकी पत्नी नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक गृहस्थ आदमी होता है, वो एक घर का जो इश्यूज होता है, प्रॉब्लम होता है, वो समझ सकता है। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है हमारे देश में, आज हर घर परेशान है। तो ये कौन समझेगा? अगर एक गृहस्थ व्यक्ति होगा तभी तो वो घर के इश्यूज को समझेगा और महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसके उलट महंगाई दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। प्लस जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हमारे देश में, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे सारी कंपनियों और सारी सरकारी इकाइयों को अपने व्यापारी मित्रों को दे दे रहे हैं। आप रेलवे का ही दे लीजिए, चाहे एविएशन का ले लीजिए, या उसकी तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये लोग देते जा रहे हैं। तो ये देश को व्यापारियों के हाथ में दे जा रहे हैं। हम एक कॉलोनियल एरा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इसको अगर अभी नहीं रोका जाएगा तो जो कुछ नौकरियां अभी निकल रही हैं वो भी निकलना बंद हो जाएगा, और बेरोजगारी इतनी ऐसी हो जाएगी कि लोग, मतलब फिर वो स्थिति, एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उसे रोकना बहुत ही जरूरी है। अभी भी देखिए जो एम्प्लॉयमेंट जो निकल रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल निकल रहा है, पहले की तरह नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्चुअल हो गए। तो मेरा एक सवाल है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कहीं ना कहीं इस देश में कांग्रेस जितना देर देश को चलाई उतना शायद ही कोई चलाया हो, तो क्यों ना कांग्रेस ये क्यों नहीं सोचती है कि वो फिर से बीजेपी को अकेले अपने दम पर हरा सकती है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है? ऐसा क्यों, मतलब इतना डिमोरलाइज होने का कारण क्या है कांग्रेस का, कि जो 25-30 पार्टी, 10-15 पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी एनडीए के खिलाफ लड़ना? नहीं, देखिए, डेफिनेटली कांग्रेस इज गोइंग टू बी इन द ड्राइविंग सीट, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो ड्राइविंग सीट में हम रहेंगे। अब आज का परिप्रेक्ष्य और आज का समीकरण बिल्कुल बदल चुका है, आज की राजनीति बिल्कुल बदल चुकी है। तो उस हिसाब से सभी को लेकर चलना जरूरी है। और जितने भी आज जो विपक्ष हमारा है, पूरे देश का विपक्ष, जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो देश में बदलाव चाहती हैं और बेहतरी के लिए बदलाव चाहती हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है, हम शुरू से हमेशा से सबको साथ लेकर चलते आए हैं, और हम आज भी उसी में विश्वास करते हैं। इसलिए हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये गठबंधन हमारा एक सफल गठबंधन बनेगा। आप सबकी बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं हम 70 पे चलते हैं, 30 की नहीं। लेकिन आप जो उनका कहना है कि आप 30 का राजनीति करते हैं हमेशा, इसीलिए आप हार रहे हैं हर सीट।
नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हम तो 100% की बात करते हैं, 70 और 30 की बात ही नहीं है। बिल्कुल 100% की बात करते हैं, और 100% की बात करके ही कांग्रेस ने देश को आज़ादी के बाद यहाँ तक पहुँचाया है। आप याद कीजिए, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ भी नहीं था, अंग्रेज बैंकरप्ट करके इंडिया को चले गए। उसके बाद स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया, और इस देश को क्या नहीं दिया। आज हमारा देश जो एक बड़ा नाम हमारा पूरे विश्व में है, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है या पूर्ववर्ती सरकारों की देन है, क्योंकि मुख्य रूप से हम नहीं ज़्यादा दिन सत्ता में रहे हमें। तो अब आप देखिए वो आपके क्या क्या हमारी सफलता रही है। आज उन्हीं स्कीम्स को बदल के, उसी के सहारे भाजपा नाम बदल करके, अपना नाम लगा करके वो करने का तो प्रयास बोलते कर हैं रही कि है। जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं और वो विदेश दौरा करते हैं तो भारत का आन मान शान में वृद्धि हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के पीछे चलते थे, आज अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पीछे चलते हैं। ये सब कहने वाली बात है। उनके हिसाब से तो देश हमारा 2014 में ही आज़ाद हुआ है, उसका क्या कहें। और अगर इतनी ही प्रतिष्ठा उनकी रहती तो आज बताइए, विदेश की धरती पे भारत के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो ये कितनी शर्म की बात है कि विदेश की धरती पे भारत के प्रधानमंत्री से ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। एक विपक्षी होने के नाते नहीं, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते ये बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत ही शर्म की बात है कि विदेश की धरती पे भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल किया गया और उसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पाए। तो इट्स रियली अ शेम। तो ऐसे ये बातें मीडिया में आई और पूछा भी गया, रविशंकर प्रसाद से ही पूछा गया, तो वो बोले कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी, क्योंकि वो जब भी विदेश में जाते हैं तो भारत की एकता, अखंडता और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था और यही सारी बातों को वो मीडिया के सामने रखते हैं, जिसके कारण से विदेश में भारतीयों का जो है वो कहीं ना कहीं मान ठेस पहुंचता है। वो तो सच कड़वा होता है ना, और राहुल जी सच बोलते हैं और सच बोल रहे हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज देश की स्थिति जो है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या रोज की जा रही है, विपक्ष की आवाज़ को अपने ये जो तोता जिसको बोलते हैं सीबीआई, ईडी, इसका इस्तेमाल करके जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है वो रोज हो रहा है। आप देखिए, आज एक हफ्ते पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा था एनसीपी के बारे में कि वो भ्रष्टाचारी हैं और मैं सबको सलाखों के पीछे करूंगा, और बस 2 दिन बाद ही डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। तो आप बताइए कि ये क्या हो रहा है देश में। जब वही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया तो वो सही हो गया, और इस तरह के एक नहीं अनेक एग्जाम्पल्स हैं। खुलकर क्यों नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी निर्मल गंगा है, जो स्नान कर लिया उसका पाप धुल गया। अब ये तो पब्लिक लोगों को समझना है कि जिसके बारे में वो कहते हैं लगातार, और एक नाम नहीं है, मैं आपको 10 नाम गिना सकता हूँ, चाहे वो हेमंत बिश्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, अभी देखिए ताजा इस प्रकरण में अजीत पवार, तो सब लोग वहां चले गए। कौन सी वॉशिंग मशीन है पता नहीं, वहां जाने के बाद वो बिल्कुल साफ सुथरा हुआते हैं। तो ये देश में एक ये नेगेटिव राजनीति चल रही है, और सिर्फ सत्ता के लिए ये किसी तरह भी कोई कुछ भी बोल करके, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो डरा के सत्ता में रहें, विपक्षियों को किस तरह से दबाव डाल के सत्ता में रहें, ये इनका मुख्य मकसद है, सिर्फ सत्ता में बने रहना। एक ऐसा समीकरण भी आ रहा है सामने कि जिस तरह से महाराष्ट्र में विपक्ष को कमजोर कर दिया गया, राहुल गांधी पे केस चल रहा है, 2 साल की सजा सुना दी गई है। ठीक है। बिहार में अगर हम बात करें तो 12 तारीख को समन जारी हो चुका है, हो सकता है कि इनको भी सजा मिल जाए। तो आरजेडी के तरफ से स्पोक पर्सन खत्म 2024 में, उधर महाराष्ट्र में खत्म विपक्ष, केंद्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी खत्म। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बीजेपी ये करा रही है और वो सफल हो जाती है तो 2024 में कौन होगा, कैसे, मतलब विपक्ष लड़ेगी कैसे तब, जब सभी स्पोक पर्सन और बड़े लीडर जेल में ही रहेंगे, चुनाव कैसे होगा। देखिए, ये तो 2024 में जनता जवाब देगी ना। आज जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देश में राजनीति कर रही है, और अपने सत्ता के लिए वो हर तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये जनता समझ चुकी है, और आरोप पत्र दाखिल करने से कोई सजा, कोई उस पर कोई ये साबित नहीं होता है कि वो मुजरिम है। आरोप पत्र तो डराने के लिए ये लोग मनीष सिसोदिया पे तो आरोप पत्र ही लगा हुआ है, वो अभी तक उनको जेल में ही है। हाँ, तो अब देखिए, वो तो उनको बाहर आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली हमें विश्वास है कि वो बाहर आएंगे। इसी क्रम में आप देखिए, पहले भी तो तेजस्वी जी पर आरोप पत्र दाखिल हुआ, फिर क्या हुआ। आज ये पहली दफा तो नहीं है, ये पहले भी हुआ है ये। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, अब जैसे महाराष्ट्र का जिक्र किया आपने, विपक्ष वहां कमजोर हो गए, तो 2024 में इनको जवाब मिलेगा कि विपक्ष कमजोर हुआ या नहीं हुआ। जनता जिस तरह से जवाब देगी इनको, ये इनको मालूम चल जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान जी, राष्ट्रीय सेवा दल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब 2024 इलेक्शन को लेकर कई बातें इन्होंने बताई, कांग्रेस का पक्ष रखा, बीजेपी का क्या है मोटो वो बताया, किस तरह से बीजेपी कमजोर कर रही है इनके अनुसार उन्होंने बताया। लेकिन सवाल उठता है, जवाब आपको देना है, कौन है सही कौन है गलत इसका फैसला 2024 में होगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें कि क्या सच में बीजेपी देश के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्या सच में विपक्ष कमजोर हो जाने के बाद क्या देश में लोकतंत्र को खतरा है। इन सारी सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।